हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यूपी पुलिस के जितने भी कैंडिडेट होंगे सभी के लिए खुशखबरी आ गया। आप सभी का री एग्ज़ाम डेट फाइनल दे दिया गया। तो आप लोग अभी से 100% अपने आप को देना शुरू कर दो। हमें पता है आप लोग पहले से 100% देने के लिए कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन जो भी 1% या 0% यहाँ पे लापरवाही कर रहे हैं तो आप लोग ओनली यहाँ पे 100% देना पड़ेगा। समझ रहे हो? अभी से अभी भी आप सभी के पास यहाँ पे टाइम है कुछ दिन, तो आप लोग अभी से भी कंटिन्यू हो जाना। ये क्लास में आप सभी को जीके का क्लास होता है और जीके में आप सभी को टॉप 30 प्रश्न देखने को मिलेगा और आप लोग प्रैक्टिस के रूप में लगाना कि इतना दिन से आप लोग कितने प्रकार से यहाँ पे अपने पढ़ाई की मतलब कि तैयारी कर रहे हो अपने एग्ज़ाम के, समझे, और कितना प्रश्न सही कर रहे हो। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या कर रहा है भाई? कह रहा है सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। सभी विद्यार्थी को बताना होगा विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के या फिर विटामिन ए। तो सभी को पता होगा कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी बोले तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई। 2 नंबर का प्रश्न आप सभी से देखो, 2 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि सभी दूरी पर वस्तु को देखने के लिए आँख की क्षमता को क्या कहा जाता है। यानी सभी प्रकार की दूरी पर वस्तु को देखने के लिए आँख की जो क्षमता होता है उसे क्या कहा जाता है भाई? तो दूरबीन दृष्टि या फिर ओकोडोमेशन या फिर मायोपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया। अब बताना है कि सभी दूरी पर वस्तुओं को देखने की आँख की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई? तो कहते हैं ओकोमोडेशन। बोले तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखना क्या कर रहा है भाई। तो यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे क्या कर रहा है भाई? कह रहा है रेडियो तरंग संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल की परत कौन है। देखो आप लोग को बताना है कि जो रेडियो तरंग संचलन होता है वायुमंडल में, उसके लिए प्रयुक्त वायुमंडल परत कौन है, ये बताओ। क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, आयन मंडल है या वर्ण मंडल। यानी कहने का मतलब है ना एग्जामिनर का कि कौन सा मंडल में रेडियो तरंग संचरण होता है, यानी रेडियो तरंग चलता है, ये बताना होगा। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? तो राइट आंसर होगा क्या? आयन मंडल। आयन मंडल में ही रेडियो तरंग संचरण होता है। समझ रहे हो? और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो, क्लास को लाइक करते चलना। जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब से ही अगर आप लोग 100% क्लास पे दोगे तो यहाँ से फुल बाय फुल मार्क्स प्राप्त कर पाओगे। समझ रहे हो? अब से ही आप लोग 100% देने की कोशिश करना। और सुबह क्लास रीजनिंग का होता है, इस टाइम आप सभी को जीके का होता है। ठीक है, तो आप 100% यूपी पुलिस पे दे दो। चलो देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है भाई। 4 नंबर का प्रश्न समझना। करा किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी वरीयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम किसी पदार्थ के विलयन को जब गर्म करते हैं तो उसकी वरीयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा। उसका वरीयता जो होगा वह क्या होगा भाई? घटती है, स्थिर रहती है, कोई परवाह नहीं, या फिर बढ़ती है, आप लोग को बताना होगा। तो देखो समझो, अगर हम किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करते हैं ना तो उसकी वरीयता क्या होता है भाई? तो उसकी वरीयता जो होती है ना वह क्या होती है? तो बढ़ती है। यानी क्या होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। यानी देहात भाषा में जो स्टूडेंट है मैं बता दूं कि अगर किसी चीज़ का विलयन को जब आप लोग गर्म करोगे ना तो वह क्या होगा? बढ़ेगा, यानी और वह गाढ़ा होगा। यानी विलयन का मतलब क्या होता है? मतलब कि उसमें पानी की नमी कम होना, यानी ज़्यादा गाढ़ा होना, जिससे क्या कहते हैं कि पानी कम होना। जैसे कि दूध है, दूध से खोवा कैसे निकाला जाता है भाई? दूध को आप लोग बार बार गर्म करते हो, उसमें जितना भी नमी होता है, पानी होता है, सब भाप बन के उड़ जाता है और वह जितना गर्म करोगे वह जितना गाढ़ा होते जाएगा। वही कर रहा है कि अगर किसी पदार्थ के विलयन को गर्म किया जाए तो उसके वरीयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? तो उसकी वरीयता और बढ़ता जाएगा, यानी और गाढ़ा होता जाएगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे समझना। 5 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई? तो देखो समझो 5 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आपका एग्जामिनर क्या पूछ रखा है। तो देखो कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है। अब बताओ कि जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो वायु घटक है जो हमारा मदद करता है। कौन सा वायु घटक? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर जल वाष्प या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, आप लोग को बताना होगा।
तो कौन होता है जो हमें यहाँ पे जलने में सहायक देता है भाई? तो क्या होता है? तो ऑक्सीजन। अगर हम किसी भी पदार्थ को जलाते हैं तो ऑक्सीजन हमें क्या करता है? मदद करता है। समझ रहे हो? बिल्कुल। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, अगला प्रश्न समझना 6 नंबर का। तो देखो 6 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है। अब बताओ कि तापमान का मात्रक को नहीं है जो बताओ। तो देखो सेल्सियस, पास्कल, केल्विन और फ़ारेनहाइट, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो तापमान का मात्रक नहीं है भाई? आप लोग को बताना होगा। तो देखो हमारी बातों को पहले आप लोग समझो। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो यह तापमान का मात्रक है, केल्विन की बात करें तो यह भी तापमान का मात्रक है, और सेल्सियस की बात करें तो यह भी तापमान का मात्रक है। तो कौन नहीं है? तो पास्कल। देखो पास्कल जो है तापमान का मात्रक नहीं है। तो बोलोगे सर यह किसका मात्रक है, हमें ये बता दो। तो यह किसका मात्रक है? तो यह दाब का मात्रक है। किसका मात्रक है? दाब का। समझ रहे हो ना? बिल्कुल। देखो अगला प्रश्न समझना क्या करा भाई, तो 7 नंबर का प्रश्न समझना यहाँ पे आप सभी से करा। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? देखो बताना होगा कि कौन सा वह धातु है जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में होती है। पोटेशियम, सोडियम, मरकरी या फिर उपयुक्त सभी? आप लोग को बताना होगा। तो कौन होता है जो कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में होता है भाई? तो वह होगा ना, क्या होगा? तो वह मरकरी होगा। आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। बिल्कुल सही है। समझ रहे हो? चलो देखो 8 नंबर का प्रश्न समझना कर रहा है, तांबे का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तांबे का परमाणु क्रमांक क्या होता है भाई? 28 होता है, 23 होता है, 25 होता है या 29 होता है? आप बताओ। तांबे का जो परमाणु क्रमांक होता है वह कितना होता है भाई? तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 29 होगा। यानी तांबे का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई? तो 29 होता है आपका राइट आंसर। ठीक है। देखो 9 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या कर रहा है भाई? कह रहा है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? देखो यहाँ पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी कॉम्प्लेक्स में बांट के रखा गया है। जैसे आप लोग को बताना है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन को एकत्रित किया गया है, यानी जोड़ किया गया है। 8 विटामिन, 7 गो, 6 गो या 5 गो? तो इस प्रकार से आपका एग्जामिनर पूछेगा कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? तो 8 विटामिन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। बिल्कुल। देखो 10 नंबर का प्रश्न समझना भाई क्या कर रहा है आप सभी से। 10 नंबर का प्रश्न करा, हड़प्पा की खुदाई किसके द्वारा किया गया था? बताओ कि हड़प्पा की जो खुदाई हुआ था वह किसके द्वारा किया गया था? रंगनाथ राव, दयाराम साहनी, यज्ञदत्त शर्मा या जॉन मार्शल? क्या लगाओगे आप लोग? तो हड़प्पा की खुदाई किसके द्वारा किया गया था बोले ना? तो राइट आंसर होगा दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग को मैं ये होमवर्क के रूप में देता हूँ, आप लोग कमेंट में भी तुरंत ही बताओ कि हड़प्पा की खुदाई जो किया गया था तो ठीक है दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया था, लेकिन कब किया गया था ये आप लोग अभी तुरंत कमेंट में बताओ। ठीक है। चलो देखो अगला प्रश्न क्या करा है भाई, 11 नंबर का प्रश्न समझना। करा है सिंधु घाटी के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा था? देखो बताना होगा कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ना उनका सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष कौन हुआ करता था भाई? तो आम, नीम, पीपल या बरगद? तो क्या लगाओगे आप लोग? तो लगाओगे यहाँ पे आप लोग कि पीपल। पीपल जो हुआ करता था ना सिंधु घाटी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष हुआ करता था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है। बिल्कुल। देखो यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न समझना भाई क्या कर रहा है। कह रहा है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था भाई? नसरुद्दीन महमूद, बलबन इल्तुतमिश या शमसुद्दीन कैमूर? अब बताओ आप लोग कि यहाँ पे कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो क्या लगाओगे भाई? तो यहाँ पे गुलाम वंश का अंतिम शासक क्या लगाओगे? तो यहाँ पे आप लोग लगाओगे शमसुद्दीन कैमूर। क्या लगाओगे भाई? शमसुद्दीन कैमूर। अगर बोल दिया जाए यहाँ पे कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था और इसका मतलब कि इस वंश का संस्थापक कब किया गया था, मतलब ये पूछ दे कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था और कब इस वंश का स्थापना किया था भाई, तो ये आप लोग कमेंट में बताना कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है। चलो देखो 13 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है। पाटलिपुत्रा को पटना के नाम से पुनः स्थापित किसने किया था?
समझो कि पाटलिपुत्रा, जिसे हम पटना कहते हैं अभी वर्तमान समय में, यानी पाटलिपुत्रा को पटना के नाम से स्थापित कर किसने किया था भाई? शेरशाह सूरी, अकबर या फिर अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो राइट आंसर क्या लगाओगे? राइट आंसर देखो लगाओगे क्या? तो यहाँ पे लगाओगे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र को क्या नाम फिर पुनः कर दिया था भाई? पटना के नाम से फिर पुनः स्थापित किया था, जो भी वर्तमान समय तक चलते आ रहा है पटना। ठीक है, इसका पहला नाम क्या था? पाटलिपुत्रा। और पाटलिपुत्रा से पटना कौन किया? तो शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो 14 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा भाई? करा है गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? देखो, गांधी जी ने अपना सत्याग्रह का सर्वप्रथम कहाँ किया था ये पूछ दे तो यहाँ पे है चंपारण, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड या अमेरिका। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज करने वाला प्रश्न आ गया है। कह रहा है गांधी जी ने अपना सत्याग्रह सर्वप्रथम, अगर सबसे पहले बोले ना तो वह दक्षिण अफ्रीका में किए थे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सबसे पहले अपना सत्याग्रह किए थे। कब भाई? तो 1906 से 1907 के बीच में, यानी 1 साल उनका यह सत्याग्रह चला था ब्लैक एंड वाइट लोगों के, जैसे काला और गोरा के यानी पे जो भेदभाव करता था ना, तो वही उनका पहला सत्याग्रह था दक्षिण अफ्रीका में 1906 से 1907 के बीच। लेकिन इस प्रश्न में तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन जब आप सभी को घुमा के ऐसे भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ किया था और कब किया था? भारत में आके पहला कब किया था और कहाँ किया था? तो वह होगा बिहार में किए थे चंपारण सत्याग्रह। कब किए थे भाई? तो 1917 ईस्वी में। समझ रहे हो? 1917 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में गांधी जी ने वहाँ से दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे और 1916 में नहीं 1917 में, यानी 1 साल बाद ही चंपारण सत्याग्रह बिहार में किए थे और वही भारत में पहला सत्याग्रह था। और अगर पूछे विदेश की धरती पे तो वह दक्षिण अफ्रीका होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। देखो 15 नंबर का प्रश्न समझना भाई क्या करा भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है भाई? व्यापार है, आयात निर्यात है, कृषि है या फिर पशुपालन है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? क्या आप लोग लगाओगे? तो यहाँ पे आप लोग लगाओगे कृषि, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, और जो क्लास को लाइक नहीं किए हो फटाफट क्लास को लाइक कर दो। सभी प्रिय स्टूडेंट लाइक कर देना और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब के बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि अब आप सभी के पास बहुत ही कम समय बचा है अपने एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने में और अच्छा स्कोर करने में। ठीक है, तो इस टाइम आप सभी को मैथ का टॉप 30 प्रश्न, जीके जीएस का टॉप 30 प्रश्न देखने को मिलेगा और सुबह आप सभी को टॉप 30 रीजनिंग का प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग कंटिन्यू हो जाना और साथ में टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना ताकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी के पास मिलते रहे। ठीक है, देखो 16 नंबर का प्रश्न क्या करा भाई? करा संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? देखो संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूछा है क्या भाई? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया? इंग्लैंड से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से या फिर दक्षिण अफ्रीका से? राइट आंसर क्या लगाओगे? तो राइट आंसर लगाओगे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। अगर पूछ दे कि यह कितने अनुच्छेद में वर्णित है, संविधान संशोधन कितने अनुच्छेद में वर्णित है पूछ दे तो क्या होगा? 368 यानी 368 में, यानी अनुच्छेद 368 में क्या है भाई? क्या वर्णित किया गया है? तो संविधान संशोधन। और किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। अगर पूछ दे कि किस भाग में सम्मिलित है भाई, तो ये आप लोग कमेंट में बताना कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में सम्मिलित है। ठीक है, सभी विद्यार्थी कमेंट में जरूर करना। आगे देखो क्या कर रहा है अगला प्रश्न। देखो 17 नंबर का प्रश्न समझना भाई। कह रहा है दल बदल निरोध उपबंध किस में वर्णित है? क्या कह रहा है भाई? दल बदल निरोध उपबंध किस में वर्णित है? यहाँ पे 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची या 9वीं अनुसूची में? तो आप लोग क्या यहाँ पे बताओगे भाई कि दल बदल निरोध उपबंध जो है वह किस में वर्णित है? तो राइट आंसर क्या लगाओगे? राइट आंसर लगाओगे 10वीं अनुसूची में। क्या भाई? तो 10वीं अनुसूची में क्या वर्णित किया गया है? तो दल बदल निरोधक उपबंध। ठीक है, दल बदल निरोधक उपबंध। अगर आप सभी को पूछ दे कि नगर पालिका कितने अनुसूची में वर्णित है? नगर पालिका समझना, नगर पालिका कितने अनुसूची में वर्णित है? तो ये आप लोग कमेंट में बताना। ठीक है, क्या बताना? कमेंट में। चलो
आगे देखो 19 नंबर का प्रश्न क्या है, तो 19 नंबर का प्रश्न करा है एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन है। अब बताओ कि एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन है भाई। सिंगापुर है या फिर मंगोलिया है, मालदीव है या फिर भूटान है। क्या राइट आंसर लगाओगे, राइट आंसर लगाओगे कि एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश बोले ना, तो सबसे छोटा देश क्या है भाई, तो यहाँ पे सबसे छोटा द्वीप है मालदीव। ठीक है, अगर सबसे बड़ा देश बोले तो सबसे बड़ा देश चाइना होगा, चीन होगा, लेकिन सबसे छोटा क्या होगा भाई, तो मालदीव होगा। ठीक है, चलो देखो 20 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना। करा अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है। अंध महाद्वीप बताओ कि किसे कहा जाता है, एशिया महाद्वीप को या फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, यूरोप महाद्वीप के या फिर अफ्रीका महाद्वीप को। तो अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है पता है, तो अफ्रीका महाद्वीप को। अफ्रीका महाद्वीप का आप लोग क्या कहते हो भाई, तो अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो देखो 21 नंबर का प्रश्न बताना क्या करा है भैया आप सभी से आपका एग्जामिनर। देखो 21 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व क्या था। आप सभी को जनगणना 2011 के अनुसार बताना है कि जनसंख्या घनत्व कितना था भाई। तो यहाँ पे आप लोग क्या लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे 382 व्यक्ति पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के अंदर कितना व्यक्ति था भाई, तो 382 व्यक्ति। कब के, तो 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे समझना 22 नंबर का प्रश्न है। देखो यहाँ पे आप सभी से पूछ रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा था। जिला बताना है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है। यहाँ पे क्या है, अलीराजपुर या फिर सरचिप या फिर माहे या फिर थाने। तो राइट आंसर क्या लगाओगे कि यहाँ पे कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है। तो राइट आंसर क्या लगाओगे आप लोग, तो राइट आंसर लगाओगे क्या, सरचिप। यहाँ पे क्या होगा भाई, तो सरचिप होगा, जो कि किस राज्य के जिला है, तो मिजोरम राज्य का जिला है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, यानी सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति उस जिले में रहते हैं। कौन सा जिला में, तो सरचिप जिला में। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, तो बी होगा। ठीक है, देखो 23 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है कि वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, यूपी वाले, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ से हर एक विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में जानना चाहिए और बताना चाहिए और सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो 24 नंबर प्रश्न बताना करा है, घुड़सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है। यानी घुड़सवारी का खेल परिसर को हम लोग क्या कहते हैं भाई, एरिना, कोर्ट, फील्ड या फिर पिच। क्या होगा कि घुड़सवारी का खेल परिसर को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा एरिना। क्या होगा भाई, एरिना। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 26 नंबर का प्रश्न समझना भाई क्या कर रहा है, दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। दुर्गा पूजा जो है ना, वह पश्चिम बंगाल का बहुत ही प्रमुख त्यौहार है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो 27 नंबर का प्रश्न देखना क्या कर रहा है भाई, कर रहा है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में अंतर्राष्ट्रीय जैरी पैनल का अध्यक्ष किसे चुना गया था। समझना, किसे चुना गया था, तो राइट आंसर क्या लगाओगे, तो राइट आंसर लगाओगे शेखर कपूर को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो 28 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, कर रहा है 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार पुस्तक पुरस्कार से हाल ही किसे सम्मानित किया गया। देखो 2023 का भी करंट अफेयर आप सभी से पूछ सकता है, क्योंकि 24 से तो अभी नहीं, 23 से ज़्यादा संभावना है पूछने का। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, तो राइट आंसर होगा नंदिनी दास। क्या होगा भाई, तो नंदिनी दास आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
देखो 29 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। राइट आंसर लगाओगे 2 दिसंबर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो भाई क्या कर रहा है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कहाँ जल इतिहास महोत्सव का आयोजन किया गया यानी बताना है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कहाँ जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया। तो राइट आंसर क्या लगाओगे, राइट आंसर लगाओगे दिल्ली, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो ये रहा आप सभी को टॉप 30 प्रश्न जो कि बहुत ही सेलेक्टेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कम समय में ज़्यादा प्रश्न का हल किया गया है। ठीक है, तो आप लोग न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करना और क्लास को लाइक करना। मिलते हैं आप सभी को सुबह वाले क्लास में, रीजनिंग वाले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।